जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ आज इस मंच पर मौजूद हैं सतलज राहत इंदौरी जी, और मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि उनका शेड्यूल बहुत बिजी है और वो ट्रैवल कर रहे हैं। वो यहाँ पर भी एक इवेंट के लिए आए थे और फिर मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे साथ आए, आपने इतना कीमती वक्त हमको दे रहे हैं। तो वक्त मेरा इतना कीमती नहीं था, आपके साथ गुजार रहा हूँ तो कीमती हो रहा है। और मुझे लगता है कि खूबसूरत लोगों से मिलते रहो तो आपके ख्यालात भी खूबसूरत होंगे और आपकी शायरी भी खूबसूरत होगी। तो मुझे लगता है कि आपने एक तरह से मेरी शायरी का ही एक थोड़ा सा सपोर्ट किया है मुझे यहाँ बुला के, और आपके यहाँ का माहौल और आपकी जो महफिल है मुझे बड़ी मुतासिर कर रही है। बहुत खूबसूरत। अच्छा, आज जैसा कि हम जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं कि जो भी यहाँ पर आते हैं मंच पर उन्हें लोग अलग तरीके से देखते हैं। वो शायरी पढ़ रहे हैं, वहाँ पर गज़ल पढ़ रहे हैं, एक अलग उनका ऑरा होता है। लेकिन जब इस मंच पर हैं और इस शो पर है तो मैं आपको बता दूं कि बहुत अनौपचारिक बातें होंगी, ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें होंगी, कुछ किस्से होंगे, कुछ कहानियाँ होंगी, और इसके साथ ही राहत साहब के कुछ जो ऐसे किस्से जो शायद अब तक लोग नहीं जानते हैं, कुछ खास लोगों को ही पता होंगे, वो ज़रूर हम चाहेंगे कि आपके ज़रिए लोगों तक पहुँचे। बिल्कुल। तो सतलज जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि माहौल ऐसा है और इश्क मोहब्बत पे भी आप लिखते हैं, आप आई थिंक जितना मैं जानती हूँ आपको, आप हर तरीके की शायरी करते हैं। जब आपको लगता है कि यूथ बैठा हुआ है तो उनको भी आप समेट लेते हैं, जब आप जानते हैं कि वहाँ पे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं तो उस तरीके का माहौल भी बना देते हैं। ये सब कैसे समय के साथ कैसे आया? नहीं, इसके पीछे एक बड़ी एक कहानी है कि मैं जब नया मुझे शौक़ शुरू हुआ शायरी करने का, तो मेरे वालिद जो राहत इंदौरी साहब थे, वो नहीं चाहते थे कि मैं इस फील्ड में आऊँ। वो चाहते थे कि मैं शायर बनूँ, लेकिन वो किताबों का शायर हो, क्योंकि मुशायरे मतलब रत जगह, मुशायरे मतलब शराब, मुशायरे मतलब महफिलें, मुशायरे मतलब आवारगी। तो वो चाहते थे कि उनका बेटा शायद थोड़ा सा दूर रहे इससे। तो मैंने काफ़ी पहले शुरू कर दिया था। तो चूँकि मेरा जहन, मेरा दिमाग जो है वो एक शायर का है, शायर बहुत हसास होता है, तो मुझे गुस्सा आता है, प्यार आता है, हंसी आती है, या कुछ भी होता है तो मैं उसको एक्सप्रेस शायरी के ज़रिए ही करता हूँ। तो जो एक 20 साल का 15-20 साल का जो सफ़र रहा, उसमें ऐसे मरहले आए कि कंटेंट मेरे पास हर तरह का हो गया, जिसमें रोमांस भी है, जिसमें मुश्किलें भी हैं, जिसमें आसानियाँ भी हैं। क्योंकि मैंने 2012-13 से लेके राहत साहब के इंतकाल तक 20 तक मैंने उनके साथ ही सफ़र किया। राहत साहब को डॉक्टर ने कहा था कि इनको अकेले ट्रेवल ना किया जाए, ये किसी अपने घर का कोई आदमी हो, तो मैं उनके साथ रहा। तो मैंने उसको प्राथमिकता ये रखी कि मैं पहले अपने पिता की सेवा करूं, उसके बाद मैं अपने करियर पे ध्यान दूं। तो मैंने मुशायरों को दरगुजर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन लिखने का प्रोसेस जारी रहा। तो इसी दौरान मेरी शादी भी हुई। तो एक नौजवान से मैं एक मैरिड तक का मैंने सफ़र तय किया था। तो एक जब बदलाव आया, और मैंने आपको बताया मैं अपने हर तरह के चीज़ें लिखता हूँ, तो वो मैं लिखता रहा। और जब राहत साहब, मैं चाहता था, मैं दिल की बात बताता हूँ आपके सामने, कि मैं चाहता था कि राहत साहब 100 साल, 125 साल तक जिएँ, और जब तक वो जिएँ मैं उनकी सेवा करता रहूँ, जब तक मैं ज़िंदा रहूँ उनकी सेवा करता रहूँ, और उनके जाने के बाद ही मैं अपने करियर की तरफ ध्यान दूँ या सोचूँ या देखूँ। 2020 में अल्लाह का करना हुआ, राहत साहब का इंतकाल हुआ, जो बहुत मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे दुखद लम्हा था। उसके बाद अपनी 38 की एज में मैंने शायरी बाकायदा मुशायरों में जाना शुरू किया है 2020 से। तो मेरा करियर मुशायरों में 2 साल का है, लेकिन शायर जो हूँ मैं 25 साल से हूँ। तो इस कदर मवाद इकट्ठा है, इस तरह अलग अलग तरह की चीज़ें मेरे पास मौजूद थीं कि मैं देखता हूँ और मुझे लगता है कि कौन सा एज ग्रुप है और कौन से लोग बैठे हैं, तो मैं उनके हिसाब से शायरी सुनाता हूँ। और मुशायरा एक प्रोसेस है। शायरी और मुशायरा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल। आप अगर जिस शायरी को बहुत बड़ी समझ रही हैं, उसका ज़रूरी नहीं कि वो मुशायरों में भी कामयाब हो। तो जब हम लोग और राहत साहब के साथ घूमता रहा, तो मैंने हज़ारों मुशायरे अटेंड किए एज ए सामे, सुनने वाला। बिल्कुल, क्योंकि आपके सोशल मीडिया पर सतलज जी, या अखबारों में देखो या न्यूज़ में देखो, आप हर जगह मौजूद रहे हैं। तो साए की तरह मैं हर जगह था राहत साहब के। मैं मतलब उनका हाथ पकड़ के ही चलता था, और हर जगह पूरी दुनिया में मैंने घूमा। तो ये हुआ कि उससे भी तजुर्बा हासिल हुआ। 10 साल तक मुशायरे नहीं पढ़े, लेकिन मुशायरे जो सुने मैंने काफ़ी करीब से, और पूरी दुनिया के मुशायरे।
तो ये समझ में आया कि कौन शायर किस टाइम पे क्या जुमला कह रहा है, कौन सा शेर पढ़ रहा है, किस पे रिस्पॉन्स है, किस पे रिस्पॉन्स नहीं है। तो वो एक तजुर्बा जो है वो इंसान को बहुत काम आता है। मुझे तो जाहिर सी बात है, राज साहब मेरे वालिद थे और एक इंस्टीट्यूट थे शायरी का, बिल्कुल। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। और उसकी वजह जो आप जैसे लोग मेरा एहतराम करते हैं, वो राहत साहब की निस्बतों का एहतराम है। और मुझे लगता और है कि जी बिल्कुल सतलज जी, जैसा कि सब लोग इससे सहमत हैं कि उनका चले जाना इस तरह कहीं ना कहीं वो जो खालीपन है वो आजीवन अब रहेगा, जी कोई भी उसे पूरा नहीं कर सकता है। और आपने बात की कि आप दुनिया भर में उनके साथ घूमे, मुशायरा आपने सुना और वहीं से काफ़ी चीज़ें सीखी, लेकिन जो मुशायरों का बादशाह है, जो शायरी मतलब जिसके खून में है, या ऐसी लेखनी जिसको लोग इतना पसंद करते हैं कि घंटों बीत जाए, रात भर हो जी जाए, वो बैठकर जी सुनते जी रहेंगे। और मुझे याद है कि उनके इंतकाल से पहले उनकी कुछ जो शायरी थी, कुछ जिस तरीके से कि वो बुलाती है जी जी मगर जाने का नहीं, तो इस तरीके से वायरल हुई हर तरफ जी जी कि जो एक चाहते हैं ना कि हमेशा कुछ ऐसी बातें होती हैं, शायरी होते हैं, किस्से कहानियाँ जो किताबों तक जी जी रह जाते हैं, लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। शायद वो उन्होंने देख लिया जी उनके जाने से पहले कि हर तरफ उनका जी जी नाम था, और अचानक से हो गया, लोगों को पता चला कि हाँ, इतना बड़ा शेर अगर किसी ने कहा है, कौन है उसके पीछे। जी। तो ये भी एक बहुत बदलाव रहा। इस बदलाव को किस तरीके से आप देखते हैं? हाँ, ये बात सही रही। ये मतलब एक खुशनसीबी वाली बात है। मैं आपको बताता हूँ इस अहद की बात। राहत साहब से पहले के अहद के जो बड़े शायर हुए हैं, गालिब, मीर, या जो भी हम नाम ले, अहमद फराज या जॉन जी एलिया जी या बिल्कुल। फैज़ अहमद फैज़, उस वक्त तक विजुअल इस कदर हावी नहीं थे हमारे समाज के ऊपर। तो आप ये देखेंगे राहत साहब के बहुत ज़्यादा विजुअल मौजूद हैं। बिल्कुल। और राहत इंदौरी एक आवाज़ का नाम है, और लोग लगातार उनकी आवाज़ को सुन रहे हैं, उससे सीख रहे हैं, उससे समझ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत खुशनसीबी वाली बात है कि राहत साहब फिजिकली नहीं है, लेकिन उनकी गायबानी रहनुमाई हमें मिलती रहती है। उनका बिल्कुल उनका बिल्कुल उनकी जो शायरी है वो लगातार महफूज है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि राहत साहब जाकर भी नहीं गए हैं। नहीं गए और तो शायद उनकी, नहीं जा जी जी, पाएंगे। उनकी मौजूदगी बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है अब, क्योंकि राहत साहब की शायरी तब तक रिलेवेंट है जब तक समाज में गैर बराबरी है, जब तक समाज में एक तबके को दबाया तबके जा रहा है, या बिल्कुल। तो हमें राहत साहब को अगर भुलाना है तो हमें समाज को ठीक करना पड़ेगा। और मुझे पड़ेगा लगता है कि अभी शायद ये कुछ वक्त इसमें बिल्कुल। गुजरेगा और जल्दी हो, हम तो ये चाहते हैं। लेकिन हाँ, राहत साहब की शायरी इसलिए आज भी जिंदा है। अच्छा, ये भी मुझे मतलब मैं नहीं जानती मुझे जी पूछना जी चाहिए कि जी जी नहीं पूछना चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल आपके घर में हैं जी और फिर आप उनके सामने कुछ इस तरीके की शेर व शायरी करते, उनके सामने पढ़ना ही, उनके सामने कुछ जी बोलना ही मतलब कांप जाता है इंसान। जी। आपने इस सब को कैसे हैंडल किया कि इश्क मोहब्बत, कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई शेर लिखा और कहा कि ये बताइए ये? नहीं 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 नहीं, ये हुआ तो कभी नहीं। राहत साहब ने कभी मेरी इस्लाह नहीं की, और ना ही मैंने कभी उनको सुनाने की हिम्मत की, क्योंकि राहत साहब स्टेज पे जैसे थे, घर पे बहुत इजी थे, लेकिन मेरी एक उनसे दूरी थी। उसकी वजह ये रही कि मैं बचपन से जो मेरा रुझान था वो कुछ अलग किस्म का था। मैं को काफ़ी चंचल लड़का था, मैं काफ़ी शरारती था, मैं काफ़ी बिगड़ा हुआ था। तो राहत साहब मुशायरों में बिजी थे। वो कभी छोटे शायर होंगे, कभी कुछ बड़े, और उससे आखिर में सबसे बड़े, बिल्कुल। लेकिन बिजी हमेशा रहे। जी 50 साल के करियर में वो ऐसा कभी टाइम नहीं आया कि वो बिजी ना हो। महीने में 15-20 मुशायरे वो 50 साल तक पढ़ते रहे। तो वो घर पे कम आना होता था उनका। और जब वो एक दिन के लिए आ रहे थे तो मेरे घर के लोग मेरे बारे में ही उनको बताते थे कि आपके बेटे की ये शिकायत आई है, आपके बेटे की ये शिकायत आई है। तो मैं कोशिश करता था कि जब राहत साहब इंदौर में हों तो मैं गायब रहूं। मतलब जब वो सो के उठते हाँ थे उससे पहले मैं निकल जाता था, वो रात में सोते थे उसके बाद में मैं आता था। एक किस्सा बताता हूँ आपको मैं इस बारे में। ये 2000 मेरे हिसाब से 9 की बात है। जी मैंने जर्नलिज्म ज्वाइन किया था, और आवारागर्दी मेरी जैसी होती है वो चल रही थी। राहत साहब इस दौरान कुछ सफ़र करते 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 7-8-10 दिन में इंदौर पहुँचे, जी और रात में लेट पहुँचे 12 बजे। और जब वो आए तो घर वालों ने बोला कि आइए, ये जो भी जिस तरह से। जी तो जब मेन डोर पे लॉक लगाने की बात है कि भाई जो मेन डोर है उस पर लॉक लगा दिया है, तो जी मेरी मम्मी ने बताया कि नहीं, वो नहीं आया है अभी, मतलब मैं हाँ नहीं जी पहुँचा हूँ अभी घर। जी तो उन्होंने टाइम देखा तो बोला यार ये तो 2:30 बज रही है रात की, और ये कहाँ है। जी
अब वो फ़ोन किया गया मुझे, मेरी माँ तो मुझसे बड़ी मोहब्बत करती है, लेकिन राज साहब के कहने पे उन्होंने फ़ोन किया कि तुम कहाँ हो, जल्दी घर आओ, पापा याद कर रहे हैं। मैं डरते डराते पहुंचा वहाँ पे, कमरे में गया तो राज साहब बैठे थे। मतलब कहाँ थे रात को 2:30 बजे तक आप? तो मैं साहब मैं थोड़ा काम में था, बोला रात को 2:30 बजे तक काम में थे आप? 2:30 तो कौन मिला सा हाँ साहब, काम? वो न्यूज़ का काम ऐसे ही होता है, मैं रात को बिजी भी रहता हूँ, कभी सुबह ही है वो। तो बोला तुम जितनी मेहनत कर रहे हो इस हिसाब से तुम्हें 2-3 करोड़ रुपए महीना कमाना चाहिए और 1-8 करोड़ रुपए घर पे देना चाहिए। मुझे लगता नहीं कि तुमने कुछ घर पे दिया होगा। मेरा साहब ये तो है, अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं। तो बोला आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कल से आप घर पे बैठें, आपको खाना मिल जाया करेगा, और अगर आपको नौकरी करना है तो आप सुबह 10 बजे निकलेंगे और शाम को 7 बजे वापस घर में घुसेंगे। तो राज साहब का ये मिजाज था, और इस तरह के किस्से अनगिनत हैं जिसमें मुझे मतलब राज साहब से बचते रहना पड़ा। बचते रहना तो उनसे शायरी डिस्कस करना तो बहुत मुश्किल दूर की काम था, बात है, क्योंकि जिस बिल्कुल। बाप को आप अपना मार्कशीट नहीं दिखा सकते कि मेरा रिजल्ट ये आया है, उसको आप शायरी कैसे बताएंगे कि यार मेरे पापा मैंने रोमांटिक शायरी लिखी है। तो वो बड़ी दिक्कत थी। तो मैं छुपते छुपाते हुए शेर कहता रहा, पढ़ता रहा, और फिर उन तक लोग बात पहुंचाने लगे। कहीं ये इल्म था जी, उनको उनको कि लोग डायरेक्ट बताते बताते थे। कि साहब आपका बेटे को सुना कल, अच्छा लगा बुरा लगा ये हुआ, तो वो अच्छा घर को नहीं मालूम है, घर वालों को कि यार ये शायरी करता है। तो इस तरह का हुआ। लेकिन 2013 के बाद भी मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती हुई, जब हम लोग साथ में ट्रेवल करने लगे 10 साल तक। तो फिर मेरी उनसे बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती हुई, और मुझे लगा कि यार ये इंसान जो है दोस्ती करने लायक है। और फिर राज साहब ने भी मुझे कबूल किया, और फिर हम लोग काफ़ी फिर बहुत अच्छी हमारी ट्यूनिंग रही, और राज साहब और हम लोग पूरी दुनिया में साथ में ही थे। तो बहुत अच्छा वक्त गुजरा। बिल्कुल, वो बहुत खूबसूरत रिश्ता हो जाता है जब बाप बेटे दोस्त जी हो जाते हैं। जी।